बस आवाज नहीं आई यार। ठीक है, देखो भाई, पहली बात तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? तुम्हें ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे? इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से दो लाइटें लेके आनी है। तुम्हें पहला केस याद करना है कि अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारी रेंज में नहीं है, इन्फिनाइट पर है, दो लाइटें आएंगी, दोनों की दोनों पैरेलल आती हैं। हमेशा इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है, दोनों लाइटें बहुत दूर से आएंगी तो पैरेलल आएंगी। ठीक है, तो अपन लोग दो लाइटें लेके आएंगे, दोनों को पैरेलल ही लेकर आएंगे। अब मैंने ऊपर नीचे बना दिया, कोई फिक्स नहीं है कि ऊपर नीचे बनानी है। तुम दोनों ऊपर ले सकते थे, कोई बुराई नहीं है, तुम यहाँ पे ले सकते थे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी थी, दोनों लाइटें पैरेलल आएंगी। लेकिन एक बात सुनो, अगर लाइटें पैरेलल आती हैं तो टकरा के जाएंगी कहाँ से? फोकस से। तो ऑटोमेटिकली टकरा के फोकस से होकर चली जाएंगी इस जगह पे, तो खुद से मिल जाएंगे। अब इसका डीएनएस बताएंगे सभी लोग मुझे, इसकी डिस्टेंस क्या है, नेचर क्या है, साइज क्या है, बताओ। इमेज कहां बन रही है? एट फोकस। सबसे पहली बात, इमेज बन रही है साहब फोकस पे। उसका नेचर कैसा है? वो खुद से मिली कि मिलानी पड़ी? खुद से मिल गई। लाइटें अपने आप आई, अपने आप टकरा के यहां मिल गई, तो अपने पास में इसका नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद में अगली काम की चीज, इसका साइज कैसा होगा वो सुनो। इसका साइज होगा पॉइंट साइज, मतलब कि हमें यहाँ पे तीर को ऊपर नीचे खींचने की जगह तक नहीं मिल रही है। जगह मिलती तो साइज बताते कि छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है। यहाँ पे तो उसी पॉइंट पे आके हमने इमेज को मिला दिया, तो अपने पास में साइज हो जाएगा पॉइंट साइज या फिर वेरी स्मॉल। पॉइंट साइज या फिर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे साइज का होगा। ठीक है, अब इसमें अगला देखना ध्यान से। अगर तुम्हारे पास में ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो दो ऑप्शन है, नहीं चार है वैसे तो। पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, सी से सी और पी से पी। इनमें से कोई चार में से कोई ऑप्शन चुनो पहले। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, चार में से कोई एक चुनना है। सबसे पहले ए सब में कॉमन, ए तो चुनना ही चुनना है। अगर लाइट को सिर से लेके आएंगे पैरेलल, तो टकराने के बाद में कहां से जाएगी वो? फोकस से। ठीक है, अब तुम दूसरा कोई ऑप्शन चुनो, बी। अगर सिर से लेके आएंगे, सिर से लानी है फोकस से होते हुए, तो टकराने के बाद में कहां से जाएगी? पैरेलल। इस जगह पे जो लाइटें मिली, ये इस जगह पर मिल रही है। सभी लोग इसका डीएनएस बताओ, डिस्टेंस क्या है, नेचर क्या है, साइज क्या है। डिस्टेंस बोलो, इमेज कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। इसका नेचर, ये खुद से मिली कि मिलानी पड़ी? ये खुद से मिल गई, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका साइज बताओ। इसका साइज इसके मुकाबले स्मॉल है, तो स्मॉल साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या फिर स्मॉल साइज लिख दो। ठीक है, आगे इसमें सबसे पहला ऑप्शन बोलो। ए फिक्स है, सब में ए तो लगाना ही, मतलब लाइट को तुम सीधे से लेकर आओगे, वो सीधी जाएगी, टकराने के बाद में वो फोकस से आ जाएगी, तो फिक्स ही है। दूसरा ऑप्शन चुनो, ए हो गया। अब बचे बी सी या डी। पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, सी से सी, पी से पी। इनको लगातार ना रिवाइज रखा करो, जिससे कि तुम्हारे मन में पता नहीं कब कौन सा ऑप्शन ट्राई करने की आ जाए। तो लाइट सीधी गई, फोकस से आ गई। और बोलो, ए ऑप्शन चुन चुके हैं। ठीक है, अभी जब इस कहानी खत्म कर लोगे ना, तब तुम्हें कॉन्वेक्स पढ़ना, उसके बाद तुम्हें ये पढ़ना कि तुमने ये पढ़ा क्यों, ये इससे तुम्हारा फायदा क्या है, तुम इससे क्यों सीख रहे हो, इससे तुम क्या समझ जाओगे, तुम्हें ये आगे किस चीज में हेल्प करेगा, वो समझना है। चलो पहले ए हो गया, आगे बताओ। पैरेलल लेके आए, फोकस चली गई, पहला केस हो गया। तुम पे चार ऑप्शन थे, एक का यूज कर चुके हैं, तीन बचे, उनमें से किसी एक का इस्तेमाल और बताओ किसका करना चाहिए। बी कर लेते, चलो। अगर बी करेंगे तो लाइट आएगी फोकस से और टकरा कहां चली जाएगी? पैरेलल, ऐसे करके। तो ये जाके बनी इसकी इमेज। इसका डीएनएस बोलेंगे। अब मैं तुम्हें यहां पे बस एक बात समझाता हूं कि तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अगर सी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहां बनेगी? सी पर। तुम्हारी लाइट अगर आगे पीछे जा रही है, जो कि यहाँ पे जा रही है, तुम्हें उसको एडजस्ट करना है जानबूझ के, उसको सी पर ही सेट करो, क्योंकि तुम्हें बस पता होनी चाहिए कि अगर सी पर है तो सी पर ही आएगी इमेज। ये छोटी मोटी बातें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने जानबूझ के उसको पीछे खींचा। अब मिटाऊंगा, अब जाके सेट करूंगा कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो आंसर भी सी पर ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अगर एक बार में परफेक्ट बना भी देंगे ना, उससे तुम कुछ खास नहीं समझ जाओगे। थोड़ा तुक्का मारता हूँ, सेट करता हूँ। फोकस पे गए और लाइट आ जाएगी पैरेलल, तो लगभग ऐसे इसी पर आ गया है। इसका डीएनएस बताएंगे सभी लोग। इसकी डिस्टेंस, इमेज कहां बन रही है? एट सी। इमेज का साइज कैसा होगा? नेचर बताओ पहले, नेचर। ये अपने आप मिली कि मिलानी पड़ी? अपने आप मिल गई, तो हमारे पास में नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। उल्टी बन रही है, वो दिख भी रही है, साफ साफ देखने की कोशिश करो
ग्रीन एरो ऊपर है और लाल वाला एरो नीचे की ओर है, और इसका साइज कैसा है, सेम साइज। अगर सी पर है तो साइज भी सेम होगा, ये भी ध्यान रखना। अगले वाले को समझना, अगर लाइट जाएगी पैरेलल तो टकरा के, अगर सीधी जाती टकरा के फोकस से, तो पहला केस तो ये हो गया, पहला ऑप्शन चुन लिया। अगला ऑप्शन बोलो। देखो यहाँ पे ए बी ए बी ए बी तीनों में सेम अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको ट्राई करेंगे तो सिर से होती हुई फोकस से भेजी, और भेजने के बाद में इसको सीधा लिया तो इस जगह पे आके मिली, ठीक है। इसका डीएनएस लिखवाओ ध्यान से। अगर इसका डीएनएस लिखेंगे तो बताओ इसकी डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, नेचर क्या निकलेगा और साइज क्या निकलेगा। बताओ इमेज कहाँ बन रही है, सी के पीछे, यानी कि बियॉन्ड सी, ठीक है। उसके बाद में इसका नेचर कैसा है, ये खुद से मिल गई यानी रियल और इन्वर्टेड। और सबसे मेन बात है डायग्राम को समझना सीखो। डायग्राम तुमसे साफ साफ कह रहा है कि ग्रीन एरो ऊपर है और लाल वाला एरो नीचे है, तो उल्टी है। और अगर उल्टी इमेज है तो हमेशा कैसी होगी, वो रियल होगी। या फिर इस बात को ऐसे याद कर लो कि लाइट अपने आप मिल चुकी है तो रियल और मिलानी पड़ जाती तो वर्चुअल। और इसका साइज तुम कंपेयर करो ग्रीन एरो के मुकाबले लाल वाला एरो बड़े साइज का है, साइज कैसा होगा इसका, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, फिर लार्ज साइज लिख दो, इतना काफी है, ठीक है। आगे ये सुनो, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा केस याद करवाता हूं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो उसकी इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, उल्टा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी का आंसर फोकस होगा, फोकस का आंसर इनफिनाइट होगा, ठीक है। 2-3 आंसर याद करवाता हूं अब। इंफिनिटी का आंसर फोकस, फोकस का आंसर इनफिनिटी, सी का आंसर, सी का आंसर, सी का आंसर सी। जो अगर सी पे है तो सी रहेगा। तो तुम 6 में से 3 केस तो सोच के देखो, इंफिनिटी का फोकस, फोकस का इन्फिनिटी और सी का सी। और अगर तुम थोड़ा सा दिमाग और लगाते हो तो आखिरी वाले का आंसर कैसा होगा। अगर ऑब्जेक्ट सबसे आगे है एफ और पी के बीच में तो आंसर कहां पे जाएगा, पीछे, यानी वर्चुअल और इरेक्ट। तो आखिरी वाला सबसे अलग है, इसलिए याद रहेगा। देखो पहला आसान है, इन्फिनिटी का फोकस, फोकस का इन्फिनिटी, सी का सी। 3 कहानी तो यहां से हटाओ। आखिरी वाला याद करना आसान क्यों है, क्योंकि आखिरी वाले में सबसे अलग है, सब में रियल और इन्वर्टेड आंसर। और आखिरी वाले में कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट और बड़े साइज का आंसर है, वो सबसे अलग है। बस 2 याद करने, वो 2 कौन से हैं, वो देखो कौन सा केस, एक तो दूसरा है शायद और एक चौथा है शायद। देखो ध्यान से, उसको भी देख लो। अगर दूसरे को चौथे को तरीके समझते हो तो ये एक दूसरे का अल्टरनेटिव है। मतलब जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज सी और एफ के बीच में बन रही है, और जब सी और एफ के बीच में है तो इमेज सी के पीछे बन रही है। देखो दूसरे को उल्टे हैं। अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज इसके बीच में आएगी, और अगर ऑब्जेक्ट इसके बीच में है तो इमेज इसके पीछे है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक बार मतलब बस दिमाग से ना सोच के देखो, आसान है याद करना है। इन्फिनिटी का आंसर फोकस, फोकस वाले का आंसर इनफिनाइट, सी वाले का आंसर सी, आखिरी वाले का आंसर पीछे है, वर्चुअल इरेक्ट है, वो बाद में देख लूंगा मैं। लेकिन अगर मैं दिमाग लगाऊं तो बस सेकंड और 4 याद करना है। अगर सी के पीछे है, अगर सी के पीछे है तो आंसर किस में आएगा, सी और एफ के बीच में। और अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में तो आंसर कहां पे आएगा, सी के पीछे। एक दूसरे का अपोजिट आएगा निकल के। तो नेक लॉजिकली सोचा करो कि शायद सिंपल है याद करना। खैर मैं इसे कंप्लीट करता हूं। पहला केस, अगर लाइट आएगी पैरेलल तो टकरा कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरा बोलो, दूसरा हम लोग फोकस वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है इस वजह से। दूसरा बेस्ट सोचो। मैं अब तुम्हें बात बोलता हूं, ठीक है, तुम्हारे दिमाग को सही बताने के लिए। तुमने यहां पे कौन से केस का इस्तेमाल किया, ए बी, यहां पर भी ए बी, यहां पर भी ए बी, पहला दूसरा ऑप्शन, यहां पर ए। अब इन दोनों में सेम यूज करते हैं जिससे कि याद करने में आसानी रहे। हालांकि किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी मैं फिक्स कर रहा हूं कि ए मतलब पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। इसमें पहला आखिरी और पहला और आखिरी। सी का इस्तेमाल मत करो तुम लोग, तुम्हें सी का यूज करना ही नहीं है। तुम बस पहले का और दूसरे का इस्तेमाल करो, उससे तुम्हारी आधी कहानी खत्म हो जाएगी। और पहले का और आखिरी का इस्तेमाल करो, उससे आधी कहानी खत्म हो जाएगी। देखना, अगर सिर से होते हुए लाइट को पोल पे डालेंगे तो जितने एंगल पे लाइट आती है वो उतने एंगल पे जाएगी। और अगर जाएगी तो तुम्हें उसको सीधा ही बनाना है। तुम्हें कोशिश करने की सीधी दिखाई दे वो पैरेलल। अब ये बताओ कि लाइट पैरेलल कहां से आती हैं,
अगर ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर है तो लाइट रे कैसी आएंगी, पैरेलल। अगर लाइट रे पैरेलल है तो इमेज कहां जाके बनेगी, बहुत दूर। और डिस्टेंस बनने वाली इमेज का साइज कैसा होता है, रियल। जैसे यहां से सबसे दूर हमसे दूर है, जैसे कि अपने पास में सन बहुत डिस्टेंस पर है लेकिन हमें दिख रहा है, तो बड़े साइज के ऑब्जेक्ट हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट बड़े साइज के हैं वो हमसे मतलब दिखाई दे रहे हैं तो वेरी लार्ज है वो। कुल मिला के ये कि तुम्हें इसका आंसर याद रखना है कि इन्फिनिटी पे जाके बनेगा, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, तो सभी लोग इसका डीएनएस सुन लो ध्यान से। इसका डिस्टेंस, नेचर, साइज देखो, डिस्टेंस, इसकी इमेज कहां जाके बनेगी, फोकस पे, तो आंसर कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पर। तो फोकस का आंसर एट इन्फिनिटी, फोकस का आंसर हो जाएगा एट इन्फिनिटी। इसका नेचर कैसा होगा, नेचर बताओ। लाइट नीचे जाएगी, अपने आप मिलेगी तो मिलेगी, मेरे बस से बाहर हो चुकी है, ठीक है, उसको मैं नहीं मिला सकता, ठीक है। तो किसी भी एक्सीडेंट में मिल जाएगी तो मिल जाएगी, मेरे इनसे बाहर है। तो नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि अगर मिलेगी भी तो कहां जाके मिलेगी, नीचे। और जो नीचे बनेगा आंसर, उसका आंसर इन्वर्टेड। और अगर आंसर इन्वर्टेड है तो उसको अपन लोग रियल तो बोलेंगे। और सबसे मेन बात, अगर कोई इमेज अनंत जगह पे बन रही है उसका साइज कैसा होगा, लार्ज, ठीक है। तो साइज होगा लार्ज, ठीक है। आगे सुनो, अगर इस वाले को देखते हैं तो ए बी सब में, इन तीनों में, इसमें पहला और आखिरी, इसमें भी पहला आखिरी, लाइट पैरेलल टकरा के आ जाएगी फोकस से, पहला केस तो ये। और दूसरा पोल पे डालते हैं, जितने एंगल पे तुम लाइट डालोगे पोल पर वो उतने एंगल पे आएगी। तुम्हें इस बात को ध्यान में ज्यादा रखना है कि साहब देखो, हम जानते हैं कि अगर हम इसका गैप आगे बढ़ाएंगे नहीं तो पीछे मिलाएंगे कैसे, लॉजिकली सोचना। जब तुम इसे बना रहे हो तुम इसको आगे थोड़ा खोल के रखना, इसका मुंह अगर आगे से खुला रहेगा तो लाइन को पीछे हम खींचकर उसे मिला सकते हैं, अगर पीछे मिलाएंगे। अब बात है कि देखो इसका मुंह खुल रहा है आगे की ओर, तो आगे तो मिलने से रही, लेकिन ये पीछे जा किसी ना किसी पॉइंट पर मिल जाएगी। तो शीशे के पीछे जब भी बनाओगे तब तुम्हें ऐसे करके लाइन बनानी है, ऐसे करके बनी शीशे के पीछे, ठीक है। इसका नेचर बोले, डिस्टेंस बोलो कि इमेज कहां बन रही है, डिस्टेंस, उसके बाद में उसका नेचर, उसका साइज। डिस्टेंस, नेचर और साइज। बताओ डिस्टेंस कितनी है, बिहाइंड द मिरर, शीशे के पीछे, बिहाइंड मिरर, ठीक है। नेचर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और साइज कैसा है, लार्ज, इन लार्ज भी लिखा हो, लार्ज ही लिख देता हूं, छोड़ो, लार्ज, साइज है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक। अब सब में पैटर्न फॉलो करके देखें, इन सब में मैं तुम्हें याद करवाता हूं। सबसे पहले इन सब में डी याद करवाता हूं, डी सुनो। डिस्टेंस यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आंसर कहां बनेगा, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो आंसर कहां बनेगा, सी पर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है आंसर कहां बनेगा, जाके इन्फिनिटी के। आखिरी वाले में आंसर कहां बनेगा, जाके शीशे के पीछे। बस दो याद करने रह गए। अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो आंसर सी के आगे बनेगा, मतलब सी और एफ के बीच में बनेगा। और अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में तो आंसर सी के पीछे बनेगा। ये तो हो गए सबके डिस्टेंस। इन सभी का नेचर सुनो, पहले से लेके 5वें तक सभी केस में नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। आखिरी वाले का आंसर क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। उसके बाद में सभी का साइज सुनो, साइज बस ध्यान से देखना। पहला साइज कैसा है, पॉइंट साइज, थोड़ा छोटा। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद बराबर हो गया, स्मॉल, लार्ज, इक्वल। मतलब पहले तो बिल्कुल छोटा पॉइंट साइज है, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद में बराबर हो गया, फिर उससे भी बड़ा हो गया, उसके बाद में हो गया इन्फिनिट। ये मेन 5 केस ये ब्रांच में, ये तो अलग है, इसको छोड़ो। मतलब अगर साइज का पैटर्न देखते हो तो पहले पॉइंट साइज है, फिर थोड़ा लार्ज है, फिर इक्वल साइज है, फिर थोड़ा और ज्यादा बड़ा है, और लास्ट में जाके कैसा है, इन्फिनिट साइज का है। तो अगर साइज का कंपेरिजन देख रहे हो, और एक पैटर्न और भी देख लो, पहली इमेज फोकस पे है, अगली इमेज फोकस से पीछे है, अगली इमेज उससे भी पीछे है, उससे अगली इमेज सी के पीछे है, और आखिरी वाली इमेज सबसे दूर है। तो जैसे जैसे अपना ऑब्जेक्ट आगे आते जा रहा है, इमेज अपनी पीछे जा रही है। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इमेज यहां है, उसके बाद में इमेज इससे थोड़ा सा पीछे हो गई, उसके बाद में इमेज इस जगह पे आ गई, फिर इमेज इससे पीछे चली गई, और उसके बाद में इमेज चली गई एंड में। तो पैटर्न्स याद करने, किसका आंसर क्या होगा, डिस्टेंस। शायद मुझे 4 की याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, इन्फिनिटी फोकस, फोकस इन्फिनिटी, सी का सी, और आखिरी वाले का आंसर पीछे। बस मुझे 2 याद करनी है, सेकंड और फोर्थ, कि अगर सी के पीछे है तो आंसर दोनों के बीच में है, और अगर दोनों के बीच में है तो आंसर सी के पीछे होगा। सब में आंसर रियल इन्वर्टेड है, सिवाय
आखिरी वाले को छोड़कर। और सबसे मेन चीज है कि मुझे ये बात समझ में आएगी 6 केस हैं कौन से। पहले केस में ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इन्फिनाइट पे, वो छोड़ो। स्टार्टिंग कहां से होती है, सी के पीछे, सी और एफ के बीच में, एफ और एफ और पी के बीच में। तुम्हें बस इतना समझ में आना चाहिए कि ये सारी की सारी चीजें तुम्हें ऑन टिप्स याद होनी चाहिए। तुम रे डायग्राम बनाओगे, कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हारे यहाँ पे मिल नहीं रहा होगा, ये ऐसे बहुत सारे आंसर होंगे, तो तुम्हें उनको खुद ब खुद सेट करना है, क्योंकि तुम्हें याद है कि सी का आंसर सी आता है, इस वजह से। अब इस पूरी कहानी को परफेक्टली फिनिश करके लिखें। हम अगले वाले केस पे आते हैं, उसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। उसमें शायद सिर्फ 2 ही केस लिखे हैं। प्लेन मिरर में 1 था, कॉनकेव में 6 और कॉन्वेक्स में 2। उन्हें ध्यान से देखना, उसमें 2 ही क्यों हैं वो तुम्हें समझ में आएगा। उसे थोड़ा जल्दी करना, तुम्हें एक चीज दिखानी है। ठीक है, ये हो गया तो हटा दूं मैं से, है ना। हाँ भाई, मैंने रोमन नंबर में लिखा होगा 3 शायद। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉपी की पेज को वर्टिकली रहने देना जैसी है वैसी, ठीक है। 2 केस लिखें। पहला केस एट इंफिनिटी, ठीक है, और दूसरा केस एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ शीशा, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर। कहीं भी रख दो लेकिन सामने रख दो बस, ठीक है। देखो, मतलब इसमें CFP का लफड़ा नहीं है, कहीं भी रख दो बस, ठीक है। क्यों नहीं है लफड़ा, वो बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबको बहुत कठिन नहीं जाता। देखो, सबसे पहली काम की चीज, ये तुम्हारे पास में अगर शेडिंग को पीछे किया गया, ये वाला कौन सा मिरर बन जाएगा तुम्हारे पास, शेडिंग पीछे है तो कौन सा, ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन बाहर से होगा। इसमें ये वाला पॉइंट कौन सा है, पोल। अब मैं जो लिख रहा हूं उसमें कुछ बताना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, हाँ गलत है ना, ये सर्कल का गोला पूरा होगा उस तरफ। अगर तुम थोड़ा काल्पनिक सोचो तो सर्कल तो यूं कंप्लीट होगा, तो सेंटर कहां पे होगा, यहां पे, और फोकस कहां पे होगा, यहां पे। अब एक छोटी सी बात ये सोच समझ के बताना कि छोटी सी बात है, अगर पॉलिश पीछे की गई है तुम उस जगह पे, ये काम ही नहीं करेगा इस पे, अच्छा। अगर पॉलिश पीछे की गई है, पॉलिश की गई है इस तरफ, यहां पर पॉलिश की गई है, तुम यहां पे रख सकते हो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पे रखना होता है, जहां पॉलिश की है उसके सामने, और सामने कोई पॉइंट, कोई निशान लग रहा है कि यहां लगाओ यहां लगाओ, निशान कहां लग रहे हैं, पीछे। पीछे में रख नहीं सकता मैं, निशान लग रहे हैं पीछे, CFP जो निशान लगे हुए हैं वो निशान लगे हुए हैं पीछे, और मैं पीछे रख नहीं सकता कि पीछे हो रही पॉलिश, मुझे रखना कहां पड़ेगा, सामने। और सामने निशान नहीं लग रही है तो कहां पे रखना, कहीं भी रख दो। अगर सामने कोई जगह ही नहीं है कि साहब इसके पीछे, इसके आगे, इसके बीच में रखना है, तो मेरे पास फ्रीडम है, अब मैं कहीं भी पुट कर दूं। तो 2 केस आएंगे, वो दोनों के दोनों केस ध्यान से देख लेना, ठीक है। पहला केस कि साहब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उसका आंसर क्या बनेगा, और अगर सामने रखा है, कहीं भी रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर क्या बनेगा वो सुनो। सबसे पहली बात तुम बताओ, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कितनी लाइटें लानी है, 2। इन्फिनिटी से कैसी आती हैं, पैरेलल, 2 आती हैं, पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आ जाएंगी पैरेलल। अब ये बताओ कि अगर पैरेलल आएंगी तो टकरा के कहां से जाएंगी, मिलेंगी। लाइट अगर पैरेलल है तो कहां से जाएंगी टकरा के, बताओ। अगर लाइट आ रही है पैरेलल तो टकरा कहां से जाएंगी, क्या शीशे में से आर पार हो जाएंगी, नहीं। अगर लाइट पैरेलल आ रही है
तो पहली बात ये कि ये वाला जो कॉन्वेक्स मिरर है, कहीं पे पीछे तुम्हारे में लिखा होगा, देख के आओ, इसका एक दूसरा नाम और लिखा है मैंने, क्या नाम लिखा है इसका, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, जो भी है एक बार चेक करके आओ। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, जो लाइटों को फैला देगा, खोल देगा। तो जैसी लाइटें ऐसे करके आएंगी, ये इनको फैला देगा, इसने इसको फैला दिया। अब मेरा तुम लोगों से एक सिंपल सीधा सवाल है, लाइटें पैरेलल आई, इसने इसको फैला दिया, तुम्हारे हिसाब से कभी भी ऐसा संभव है कि ये लाइटें आपस में मिलेंगी? एक जा रही है ऊपर और एक जा रही है नीचे, ये कभी नहीं मिलेंगी, इनको हमें मिलाना पड़ेगा। और जब मिलाना पड़ेगा तब एक बात सुनो, तुमने एक नियम पढ़ा था कि अगर लाइट पैरेलल आती है तो कहां से जाएगी? फोकस से। वो नियम गलत है कि सही है? वो नियम चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो हर हाल में सही है। और उसका सही होने का एक सबूत यहां देखो, लाइट अगर पैरेलल आई है वो फैल जाएगी क्योंकि इसका काम है फैलाना, लेकिन अगर इसके बावजूद भी तुम इसको खींचोगे पीछे की ओर, वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। अगर पैरेलल आती है तो फोकस से ही जाएगी, चाहे वो तुम्हें दिख रही हो चाहे नहीं दिख रही हो, फोकस से जाती है। अगर ये आई है सीधी तो ये भी ऐसे फैल तो गई है, लेकिन अगर पीछे ट्रेस करोगे तो ट्रेस करने पर भी कहां से जाएगी? ये फोकस से ही जाती हुई दिखाई देगी। तो मुझे इसका डीएनएस बता सकते हो? इसका डिस्टेंस, नेचर, साइज। पहले बताओ कि डिस्टेंस, इमेज कहां बन रही है? बताओ इमेज किस जगह बन रही है? एट एफ, बिहाइंड द मिरर, शीशे के पीछे बनी है, बिहाइंड मिरर, ठीक है, शीशे के पीछे बनी है, एफ पे बनी है। इसका नेचर बता दो मुझे। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज, यानी कि बहुत छोटा, बिल्कुल चींटी के दाने बराबर, पॉइंट साइज्ड, ठीक है। एक बात तो ये सेट हुई, पहली काम की बात ये है। अब ये भी समझ लो कि ये वर्चुअल इरेक्ट क्यों है, क्योंकि लाइट कायदे से तो कभी नहीं मिलने वाली, हमने उनको पीछे को खींच दिया। लेकिन बात है कि साहब ये लाइट ऐसी जा क्यों नहीं है? क्योंकि ये शीशा कौन सा है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का काम मिलाने का नहीं है, फैलाने का है। लेकिन फैलाने के बावजूद भी अगर लाइटों को ट्रेस करोगे तो उनका रास्ता फोकस से होकर ही गुजरेगा। ट्रेस करने पर वो कुल मिला के फोकस से आर पार ही होनी है हर हाल में, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखना, काम की बात, सामने कहां पे रखना ये बताओ? कहीं भी, जहां मेरा मन किया मैंने वहां पे रख दिया, ठीक है। तुम पहले इसको बना ही लो, उसके बाद देखते हैं। चलो तुम्हारी 10th क्लास की साइंस बहुत सारे एग्जाम्स का बेसिक्स होती है, मतलब नॉलेज होनी चाहिए इंसानों को। हाँ भाई, इसमें पहला केस बोले, अगर सामने बोलना हो तो पे 4 ऑप्शन है ABCD, एक तो सब में कॉमन है ए। अगर लाइट आती है पैरेलल, टकरा के जाएगी फोकस से, लेकिन नहीं ये वाला डाइवर्जिंग है तो ये लाइट को फैला देगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम इसको देखोगे तो कहां से जाएगी? ये बाद में बनाएंगे, ठीक है। पहला केस चुन लिया मैंने, अगला केस बोलो। अगले दोनों केस डेड हो चुके हैं। वहां दूसरा केस था लाइट कहां से गुजारनी है? फोकस से। और तीसरा था लाइट कहां से गुजारनी है? सी से। और दोनों के दोनों पॉइंट उधर हैं, ना फोकस से कर सकते ना सी से। ऑप्शन ही तुम पे बस 2 है, ए और एक डी। फोकस और सी तो पीछे हो तो यूज ही नहीं कर सकते उसका तुम, ठीक है। तो मैंने इसको पोल से, सिर से होते हुए पोल पे डाला। सिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और पोल पे लाइट जितने एंगल पे आती है हमेशा उतने एंगल पे जाती है। अब ये बताओ कि ये वाली लाइट और ये वाली लाइट कभी मिलेगी? इन्हें मिलाना पड़ेगा, और मिलाने के लिए तुम्हें पीछे की ओर ट्रेस करना पड़ेगा। अगर तुम इसको पीछे ट्रेस करोगे तो ये ऐसे ट्रेस होगी,
और इसको ट्रेस करोगे तो ये वाली ऐसे आ जाएगी। ठीक है, जिस पॉइंट पर मिलती हुई महसूस हो रही है वो ये वाला पॉइंट है। तुम इसका डीएनएस बताना। डिस्टेंस, इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन पी एंड एफ। इसका साइज कैसा है? इसका साइज के कंपेयर में स्मॉल है। और नीचे कैसा है? वर्चुअल और डायरेक्ट, जहां पे मैं मिलानी पड़ गई। ठीक है, इसका डीएनएस खुद ही लिख दो। चलो लिखो इसका डीएनएस कि इमेज कहाँ है, कैसी है। अब तुम्हें कुछ सवालों के बढ़िया जवाब देने, कंटिन्यूसली जवाब देने, देखना जवाब तुम देख के दे सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। उसके बाद में इसका नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इसका साइज कैसा है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब एक काम की बात सुनो, तुम लोगों ने कितने मेथड पढ़े हैं? कितने मेथड पढ़े हैं? 3, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इन तीनों में ध्यान से देख के बताओ कि किसके आंसर वर्चुअल और डायरेक्ट हैं, सादे। जैसे इसमें 2 आंसर हैं, दोनों के दोनों आंसर कैसे हैं? वर्चुअल और डायरेक्ट, यानी इसमें बनेगी सीधी इमेज दोनों में। और किसमें सीधे आंसर हैं? पिछले वाले में एक केस है बस सीधा। प्लेन मेथड के आंसर देख के बताओ, वर्चुअल डायरेक्ट है। कोई तुमसे अगर सवाल पूछता है कि भैया ऐसा कौन सा शीशा है जो सीधी इमेज बनाता है, तुम्हें क्या जवाब देना है? ऐसा कौन सा शीशा है जो सीधी इमेज बनाता है हमेशा? 2 आंसर हैं इसके, एक तो प्लेन और एक दूसरा कॉन्वेक्स। ऐसा कौन सा शीशा है जो ऑलवेज सीधी इमेज बनाएगा? एक तो प्लेन और एक कॉन्वेक्स। ऐसा कौन सा शीशा है जो हमेशा छोटी इमेज बनाता है? कॉनकेव नहीं है, कॉनकेव छोटी बड़ी हर साइज की बनाता है। प्लेन हमेशा कैसी बनाता है? सेम साइज की। प्लेन शीशा हमेशा सेम साइज की। ऐसा कौन सा है जो हमेशा छोटी बनाता है? ये वाला। ये वाला इस आंसर भी छोटा है, ये वाला भी छोटा है। तो मेन बात, अगर कोई बोलता है कि वर्चुअल इमेज कौन से शीशे से मिलती है, हमेशा 2 जवाब हैं, प्लेन से भी मिलती है और कॉन्वेक्स से मिलती है। लेकिन प्लेन हमेशा साइज कैसा रखेगा? सेम। और ये साइज कैसा रखेगा? स्मॉल। और कॉनकेव सब कुछ है, उसमें आंसर वर्चुअल भी है, डायरेक्ट भी है, साइज छोटे बड़े, फोकस, इनेट सब कुछ है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कुल मिला के बात है कि पहला याद करना कठिन नहीं है, क्योंकि पहला नॉर्मल डे लाइफ में इस्तेमाल होता है। आखिरी याद करने में कुछ ज्यादा केस नहीं है, आंसर फिक्स है कि सीधे होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, लेकिन दूसरे में थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। इन्फिनिटी का आंसर फोकस, फोकस का आंसर इन्फिनिटी, सी का आंसर सी, आखिरी वाले का आंसर पीछे। बस अगर सोचो तो सेकंड और फोर्थ सोचना। अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो आंसर सी और एफ के बीच में है, और अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो आंसर सी के पीछे। ये बात जो तुम मेमोरी में सोच रहे हो, फिलहाल तुम्हें लगता है कि याद है, ये लंबे समय तक याद तभी रहेगी जब अपनी जिम्मेदारी से खाली बैठकर शांति से सारे केस ड्रॉ करोगे। उसके पीछे का रीजन सुनो, ये सब कुछ तुम क्यों पढ़ रही हो वो सुनो। चैप्टर की मैप का अगला हिस्सा बताएं, इन सबका मतलब समझ में आ जाएगा। छठवां ही लिखा है ना? छठवां क्या लिखा है? न्यूमेरिकल्स। बस 6 लिखे हैं उसमें। ठीक है, सुनो। न्यूमेरिकल्स करने के लिए तुम्हें चाहिए 2 फॉर्मूले, उनको पहले मैं एडजस्ट कर देता हूं, बाकी मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगा। इसमें भी नॉलेज पॉइंट है। ठीक है, सवाल करने में तुम्हें 2-3 दिन लगेंगे, और सवाल सीखने ही है। परफेक्ट सीखेंगे तो सवाल फिनिश हो जाएंगे, रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्विच कर दोगे रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, क्वेश्चंस आ जाएंगे। तुम लोगों को अगर ऐसा लगता है कि फिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, ऐसा कुछ कोई इल्यूजन है तुम्हारे दिमाग में, तो भ्रम यहाँ से मिट जाएगा, देख लेना। ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं मिटेगा। लिखो भाई, अपने पास पहला फॉर्मूला जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक तो ये है, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उसके मतलब समझते हैं, रुक जाओ भी, है ना। और एक और इसका नाम है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ये वाला फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन में u इक्वल टू hi अपॉन में ho।
ये एक, ठीक है। इनके नाम काम सब पहले एक बार देख लेते हैं, यूज करने हैं। न्यूमेरिकल से फॉर्मूले बस दो ही हैं, इन दोनों सारे काम बन जाएंगे। लेकिन एक काम की चीज कि कम से कम जैसे कि तुम्हारा वो जो सिस्टम था रियल वर्चुअल, वो उस दिन समझ में नहीं आ सकता जब तक तुम्हें ये वाला काम नहीं कराया जाए, और जब तक तुम्हें इसके 4-5 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तब तक तुम बेसिक्स मतलब क्लियर नहीं होंगे। फिर जब बेसिक 5 क्वेश्चनों के बाद क्लियर हो जाएंगे तो 7-8 सवालों बाद तुम परफेक्शन आएगा इसके अंदर। काम की बात सुनो, इसमें एफ माने क्या हो सकता है, तुक्का मार लो, फोकल लेंथ। एफ माने फोकल लेंथ, बाकी मैं बता देता हूं। वी माने इमेज की डिस्टेंस, की इमेज कहां बनी हुई है, वी माने इमेज की डिस्टेंस। यू माने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, यू माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। हम लोगों ने सभी इमेजों में 3 काम किए, सब में डी फाइंड किया है, एन फाइंड किया है और एस फाइंड किया है। ये 2 फॉर्मूले तुम्हें 3 बातें बताएंगे। पहला फॉर्मूला तुम्हें देगा डी यानी कि डिस्टेंस, इस फॉर्मूले से डी निकालोगे डिस्टेंस, और इस फॉर्मूले से निकालोगे एन और एस। इस वाले फॉर्मूले से दोनों बातें निकालेंगे, इससे नेचर भी पता लगाएंगे और इससे साइज भी पता लगाया जाएगा, ठीक है। पहली काम की बात तो ये सेट करें, इन दोनों फॉर्मूलों से अपन लोग डी और एनएस फाइंड कर सकते हैं, नेचर और साइज। पहले वाले से डिस्टेंस और दूसरे वाले से नेचर और साइज, लेकिन पहले इस सामग्री को इकट्ठा करो, बाकी बाद में देखेंगे, है ना। अब इसमें अगला काम का पॉइंट, ठीक है, नॉलेजेबल पॉइंट है, ढेर सारे लिखो। स्टार्स, छोटे छोटे हैं, एक एक लाइन के, सिंगल सिंगल, लेकिन वो यूज होंगे तब ज्यादा बेटर रहेगा, उससे पहले नहीं। पहला स्टार, सभी ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ी है, पढ़ी है ना सबने। मुझे बता दो कि ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, ऑरिजिन। ऑरिजिन से आगे वाले नंबर पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव, आगे वाले पॉजिटिव, ठीक है। पीछे वाले कैसे होते हैं, नेगेटिव। ऊपर वाले कैसे होते हैं और नीचे वाले कैसे होते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। और कुछ नहीं, पहला स्टार ये बनाओ, पता नहीं क्यों लिखा, लेकिन काम आएगा कुछ ना कुछ पक्का, ठीक है। अगला पहले से बनाते चलो संग के संग, है ना, देखना। तो मेरे साथ देखते हुए बार बार लिखोगे वो ज्यादा बेटर है। अब ठीक है, अगली काम की चीज लिखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। स्टार 2 में कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ, वो तुम्हें हमेशा नेगेटिव लेनी है। सवाल जब शुरू करेंगे तब समझ में आएगा। और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव लेनी है ऑलवेज। कॉनकेव ऑलवेज नेगेटिव, चाहे किसी भी हाल में, चाहे कोई सा भी हो, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, वो ऑलवेज नेगेटिव। कॉनकेव नेगेटिव और कॉन्वेक्स पॉजिटिव। तुमने जिसका ज्यादा इस्तेमाल किया है, सबसे ज्यादा 6 वाले केस हैं, वो नेगेटिव है और कॉन्वेक्स पॉजिटिव। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, ठीक है। अगली काम की चीज, यू माने क्या है इसमें, हमेशा नेगेटिव ही लेनी है तुम्हें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हें स्टार्टिंग से ही नेगेटिव ही चुननी है ऑलवेज। तुम्हें यू ऑलवेज नेगेटिव लेना है। ये सब कुछ आसान लग जाएगा, फिलहाल तुम्हें ऐसा लगेगा कि कितना कुछ याद करना, ऐसा नहीं है। जब तुम यूज करने बैठोगे तब तुम्हें ऑटोमेटिकली सारी बातें सेट हो जाएंगी। जो 6 केस कल तक लेंदी थे, शायद फिर भी आसान लग रही हो। जो बात रियल इन्वर्टेड किसी टाइम तक बहुत कठिन लग रही थी, शायद बेटर समझ में आती है। तो ये सब एक बार में आ जाएगा, इतना कुछ कठिन है नहीं। आगे सुनो, अब है एम की वैल्यू। अगर एम की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो साइज लार्ज है, साइज बड़ा होगा इमेज का, ठीक है। अगर एम की वैल्यू 1 से छोटी है तो साइज स्मॉल होगा, बीच में गैप दे रखा है मैंने, ठीक है। और अगर एम की वैल्यू 1 निकल के आ जाती है तो साइज सेम होगा। तो अपने पास में 3 साइज होते हैं, सेम, लार्ज और स्मॉल। अगर 1 से बड़ा आंसर है तो बड़ा साइज है, छोटा आंसर है तो छोटा आंसर है, छोटा साइज है। और अगर इक्वल है 1 के
तो सेम साइज है, ठीक है। आगे और स्टार नंबर 5, स्टार नंबर 5वां, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्टार 5 लिखे। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है और m की वैल्यू अगर नेगेटिव है वो भी लिखो। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आंसर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज वर्चुअल है ऑलवेज इरेक्ट ही रहेगी। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आंसर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। तुम्हें ये सारे फंडों का इस्तेमाल किसमें करना है, इन सवालों में बस, ठीक है। अगर थोड़ा गौर से देखो तो तुम्हें बात समझ में आएगी कि m की वैल्यू 111, इसका काम है साइज बताना, ठीक है। और m की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका मेन काम क्या है, नेचर। और हम लोगों ने उससे ऊपर जो लिखा है वो अपने पास में डी फॉर डिस्टेंस के लिए मेन काम की चीज। हमारे पास जो दो फॉर्मूले हैं उसके 3 काम है। इस फॉर्मूले का मेन काम क्या है, पहले वाले का डिस्टेंस फाइंड करना, और दूसरे वाले का मेन काम क्या है, नेचर और साइज फाइंड करना, ठीक है। बस इस कहानी को पहले लिखो क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे कंसेप्टों को बढ़िया करेगा। और इसको ना चमका के लिखना, तुम्हारी नजरों में साफ साफ रहे, क्योंकि इसके क्वेश्चन मस्ट हैं, आने ही आने, तुमसे पूछे ही जाएंगे। और सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी में अगर कोई टॉपिक डालने वाला है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डालते हैं शायद न्यूमेरिकल्स, इसमें भी लोगों का कहना होता है कि सब सवाल बहुत कठिन थे, पर शायद गलत कहते हैं। इसमें बिल्कुल कठिन नहीं है। इसमें तुम क्वेश्चंस खुद ही बना दो एक टाइम पे आके कि ये वाला है, इसका आंसर पक्का ये है, बिना सॉल्व करे, ऐसा हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसको पहले अरेंज कर लें। आगे सुने। तुम्हें जो फोन है किसी पे फिलहाल, एक सेकंड रुक जाओ बस। क्यों फोन कौन आया भाई? फीफा। एक सेकंड ना, क्विज नहीं, चलो क्विज ही कर देता हूँ। ठीक है, एक चीज समझाता हूँ, ये तो मैंने ऐसे रफली ट्राई कर लिया है। तुम पे अगर ये क्यूआर कोड पहुंचता है तो तुम्हें क्या करना है वो सुनो, ठीक है। इसको स्कैन करो। किस पे फोन है किसी पे? मैं लेके आता हूँ। अरे एक सेकंड यार, ये तो खाली है। देखिए फोन दिनक।
ये तुम्हें ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में खोलना है। ब्राउज़र में खोलने के बाद में एक सेकंड, तुम्हारा इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा इस टाइप से, उसे तुम ज्वाइन करोगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद में ये ऑटोमेटिकली आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मैं इसको बढ़ाऊंगा नहीं। यू आर इन वेटिंग फॉर द प्रेजेंटेटिव बताता हूँ, इसमें भी कर देता हूँ पहले। अगर मान लो कि लैपटॉप से करना है तो बस तुम्हें इसमें ऊपर लाइव पोल डॉट आई ओ सर्च करना है। एक मिनट, नेट कनेक्ट रहेंगे। फिनिश कर देता हूँ, टाइम लग रहा है इसमें। देखो, मैं इसमें जब क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा गो लाइव, इसमें क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे सादे के सादे। नेट ऑफ कर दूँ, ऑन कर लूँ, अभी तो हॉटस्पॉट बंद कर दूँ। ठीक है, इस पे जैसे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इस पे लगाए जाएंगे इस पे क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे अपने आप ही। अगर मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लगाया तो इस पर ऑटोमेटिकली 1 पहुंचेगा, 2 लगाया तो 2 पहुंचेगा। तो उसमें जो भी ऑप्शन करोगे वो उसमें ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स में भी लग जाएंगे। किसी ने कौन सा ऑप्शन लगाएगी, शायद सेकंड वाले का रेस्पॉन्स दिया। ठीक है, तो इन पे सारे रेस्पॉन्सेज, सारी डाटा ऑटोमेटिक जितनी भी फीड है वो सब कुछ में अवेलेबल हो जाएगी संग के संग। जो भी आंसर लगाया जाए किसी के द्वारा, जैसे कि मालूम है आंसर नंबर सी पे सबमिट किया, सबमिट करते ही एक रेस्पॉन्स आ चुका है, तो जितने लोग दे रहे होंगे उनकी काउंटिंग ऊपर मिल जाएगी मुझे, कितने लाइव हैं। ठीक है, और कितने रेस्पॉन्स दे रही हैं वो सब कुछ इंक्लूडिंग उन सबके नाम आ जाएंगे नीचे, किसके आंसर है, कौन पहले दे रहा है कौन बाद में दे रहा है। ठीक है, बस तुम्हें क्यूआर कोड स्कैन करके लॉगिन करना। क्वेश्चंस मैं बढ़ाऊंगा तभी बढ़ेंगे, उससे पहले बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में टाइमिंग रहेगी, जैसे कि अगर मैं एक और ट्राई कर लूँ। ठीक है, इंटरनल अभी टाइमिंग का ये ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यू चल रही है, इस टाइम में करोगे तो ठीक है। अगर तुम नहीं करते हो टाइम के अंदर तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही चला जाएगा। देख लेते हैं, दोनों एक साथ रेस्पॉन्स कर लेंगे ये। ठीक, टाइम अब तुम वैसे भी टिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्यूआर कोड स्कैनिंग है, उसके बाद में तुम इस पर करोगे। मैं यहाँ कंटेस्ट चलाऊंगा तभी पॉसिबल है वो। ठीक है, मुझे लगातार चलाना पड़ेगा तब तुम्हारा क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक आगे नहीं बढ़ेंगे, मेरे साथ ही इंक्रीज होंगे वो। ठीक है, अभी कौन सा ये था ना, विच केम फर्स्ट, ये क्वेश्चन नहीं हो तो वैसे ऐसे था, यूज में था, वैसे सवाल अलग तरीके से लिखे जाएंगे। ये तो मैंने इसीलिए बता दिया बस टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, अब ये आ गया अगला, इसमें टाइम दिया 42 सेकंड का कंटेस्ट चलेगा। मैंने चूज किया, सबमिट किया आंसर। ठीक है, रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास में, ये तुम कर रही होगे। ठीक है, इस बात को जब अटेम्प्ट करेंगे एक आध दो बार में हैबिट हो जाएगी, कैसे चलेगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आगे नहीं बढ़ेगा, एक साथ बढ़ेगा, प्रॉपर टाइम में बढ़ेगा, और मैं बढ़ाऊंगा तभी बढ़ेगा, वैसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखना कि कैसे कैसे करके करना है, बता दूंगा, समझा दूंगा सादा। मे बी शायद सैटरडे के आसपास, सैटरडे को मे बी अराउंड रात में जहाँ तक है। ठीक है, ध्यान रखना, ये हटा दूँ उसे। ठीक है, बाकी अपन लोग कल बढ़ाते हैं न्यूमेरिकल से वाला पोर्शन। ओके चलो, सॉल्व करके